नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आता है। तो देखो बच्चों, इसमें हम जनसंचार और माध्यम पढ़ रहे हैं। कक्षा 11 से हम इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। जनसंचार क्या है, जनसंचार के माध्यम क्या है, और इसके अलावा जनसंचार हमारे किस काम आता है, और जनसंचार हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में आकर इसके विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कौन कौन से इसके माध्यम है। जो आधुनिक माध्यम है, जैसे अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है। तो बच्चों, इनके लिए जो लिखा जाता है, लिखने के बाद ही तो हम पढ़ते हैं। समाचार में तो लिखा हुआ जो होता है, मतलब जिस तरह अखबारों में तो जो समाचार लिखते हैं वो छप करके प्रिंट के द्वारा आते हैं, लेकिन रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, इस पर क्या करते हैं, समाचार को हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। मतलब तीनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए भी पहले समाचारों को लिखा जाता है। तो हम उसके लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अखबारों में समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं, प्रिंट मीडिया को हमने पढ़ लिया। रेडियो के बारे में, जो कि श्रव्य साधन है, उससे हम केवल सुन सकते हैं, उसके बारे में भी हमने कुछ जाना। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि रेडियो के लिए समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं और टेलीविज़न में समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं, ये इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, रेडियो में समाचार की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार समाचार लिखे जाते हैं। मैंने आपको अखबार में किस प्रकार समाचार लिखे जाते हैं ये बताया था, लेकिन और एक बात आपको पहले भी बताई थी, अखबार के पत्रकार, रेडियो के पत्रकार, टेलीविज़न के पत्रकार, ये सब पत्रकार अलग अलग कोर्स किए हुए होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। इनको अलग अलग ट्रेनिंग मिली हुई होती है कि अखबार में किस तरह समाचार छपेगा, और रेडियो पर समाचार किस प्रकार लिखा जाएगा और उसको कैसे बोला जाएगा, और टीवी पर है जो शब्द और दृश्य दोनों होते हैं, बोलना और क्या होता है, देखना, यानी सुनना और देखना दोनों चीज़ हम करते हैं, तो उसका जो समाचार है वो किस प्रकार लिखा जाता है। तो अभी हम रेडियो समाचार की संरचना को जानेंगे। तो देखो बच्चों, रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। अखबारों से कई मामलों में भिन्न है, चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो देख करके हमको क्या करनी है, पढ़ने की। अखबारों के लिए कौन सा वर्ग होता है, पाठक वर्ग होता है। अखबारों के लिए सुनने वाला श्रोता वर्ग नहीं होता है, या कोई देखने वाला दर्शक वर्ग नहीं होता है। अखबारों के लिए केवल होता है पाठक वर्ग। तो दोनों की माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब कि हम जो ये समाचार लिख रहे हैं, ये अखबार के लिए लिखा जा रहा है, या ये रेडियो के लिए लिखा जा रहा है, या टेलीविज़न के लिए लिखा जा रहा है। यानी कि जब कोई भी घटना हो, उसको जब समाचार बनाते हैं तो वो किस माध्यम में कैसे प्रकाशित होनी है या कैसे प्रसारित होनी है, उसका जो होता है माध्यम अलग अलग होता है। तो समाचार को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब आप देखो, रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। देखो, हालांकि तीनों की संरचना एक जैसी होती है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। हम ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, सीधा पिरामिड इस तरीके से बनता है, लेकिन जो अखबारों में जो संरचनाएं लिखी जाती है वो बच्चों इस तरह होती है। किस तरह होती है? इस तरह। पहले विस्तृत रूप से बताया जाता है, समाचार को जब बोलते हैं तो विस्तृत रूप से बताते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके महत्वपूर्ण बिंदु जब यहाँ ख़त्म होके फिर उसको यहाँ ख़त्म कर देते हैं। जैसे कहानियों की तरह नहीं होती है। कहानी कैसे होती है, यहाँ से शुरू होती है, फिर बीच में वो क्या करती है, बहुत फैल जाती है, और फिर बाद में उसका अंत होता है। यानी कि जो सस्पेंस होता है वो यहाँ छिपा हुआ होता है। लेकिन समाचार हमेशा उल्टे पिरामिड की तरह होते हैं। यानी पहले क्या होते हैं, मुख्य रूप से जो मुखड़ा होता है उसको विस्तृत रूप से बोला जाता है, फिर धीरे धीरे करके समाचार छोटा हो जाता है। तो जो समाचार की रचना होती है वो उल्टे पिरामिड की तरह होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि समाचार लिखने की, चाहे वो कोई सा भी माध्यम हो, चाहे अखबार का हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, इसकी जो लोकप्रिय शैली है लिखने की, प्रचलित और प्रभावी, वो है उल्टा पिरामिड। यानी कि समाचार को पहले विस्तृत रूप से बोला जाता है, यानी जो उसका मुखड़ा है, जो मुख्य समाचार है, उसको पहले बोला जाता है, और फिर जो उसके अंदर क्या हुआ है, मान लो जैसे कहीं आग लग गई,
तो ये थोड़ी बताएंगे कि पहले 2 बच्चे मर गए और उसमें और 2 महिलाएं मर गई। भाई कैसे मर गई तो पहले बताएंगे ना, उसमें आग लगी तब मरी। यानी आग जो लगी है उसको तो हम बाद में बताएं, और कितना नुकसान हुआ है उसको यदि हम पहले बता देते हैं तो ये हमारा समाचार गलत हो जाएगा। पहले हम बताएंगे कि ये घटना घट गई है और उस घटना के बाद में हम बताएंगे कि इस घटना से इतना नुकसान हुआ है, या सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, या पहले ये बता देंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये होने वाला है। तो दर्शक वर्ग है, श्रोता वर्ग है, पाठक वर्ग है, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। यानी शुरुआत में जो मुखड़ा होता है उसको विस्तृत रूप से लिखा जाता है, यानी शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया जाता है, इसमें कोई सस्पेंस जैसी बात नहीं होती है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती है। यानी जो कोई भी संचार का, जनसंचार का माध्यम हो, उनमें सबसे अधिक यानी 90% जो खबर होती है और स्टोरीज से मतलब अखबार की जो कहानियाँ होती है वो किस तरीके की होती है, जो बना करके लिखी जाती है, वो इसी शैली में यानी उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है। मैंने आपको बताया उल्टा पिरामिड शैली क्या है। इसमें समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, भाई कहाँ घटना क्या घटी, घटना का मेन क्या है, मुख्य रूप क्या है, उसे सबसे पहले लिखा जाता है, और उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। सरकार ने बालिकाओं के लिए साइकिल योजना शुरू की। ये एक समाचार है, लेकिन इस समाचार के अंतर्गत क्या है, इतने से इतने साल तक की बालिकाओं को इतनी प्रतिशत बालिकाओं को इतनी साइकिलें मिलेगी, फर्स्ट आने वाली बालिकाओं को इतनी साइकिलें मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हम क्या है बाद में घटते क्रम में बताएंगे। किस में बताएंगे, यहाँ बताएंगे, और शुरुआत में हम लिखेंगे कि सरकार ने इतनी से इतनी कक्षा तक की बालिकाओं को साइकिल वितरित करने का आदेश दिया है, या जो कुछ भी है। तो ये जो जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जितने भी जो समाचार होते हैं, वो क्या होते हैं, घटते क्रम में लिखे जाते हैं। शुरुआत में महत्वक्रम की सूचनाएं आती है। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। जो समाचार होता है, चाहे वो बोला जा रहा है, चाहे हम उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, चाहे हम उसको पढ़ रहे हैं, कोई भी समाचार होगा वो पिरामिड शैली में होगा, और उसमें किसी भी घटना या किसी भी विचार या किसी भी समस्या का जो ब्यौरा होता है, जो विस्तृत वर्णन होता है, उसके कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सी, मेन हेडिंग क्या है। अखबार में आप देखते हो बड़ा बड़ा एक हेडिंग होता है, फिर नीचे उसके बारे में सारा लिखा हुआ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हेडिंग को सबसे नीचे डाल दें और सबसे ऊपर है जो उसके बारे में पहले लिख दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए अखबार में क्या होते हैं, इसको कालानुक्रम के लिखने की बजाय महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे शुरुआत में लिखी जाती है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। देखो कहानी तो क्या है, यहाँ से पॉइंट से शुरू होती है, फिर फैल जाती है, फिर वापस पॉइंट पे आकर के यहाँ क्लाइमैक्स उसका ख़त्म होता है। फिल्में देखते हो ना आप, फिल्मों में क्या होता है, धीरे धीरे शुरू होता है, फिर कहानी फैलती है, फिर बीच में इंटरवल होके बहुत लंबी चौड़ी कहानी फैल जाती है, बड़ा कुछ मतलब उल जुलूल सा हो जाता है, उलझ जाता है, और फिर वापस उसको सुलझाते हैं और अंत में यहाँ क्लाइमैक्स आ जाता है ना, हमको पता चल जाता है कि घटना सुखद है कि दुखद है। लेकिन अखबारों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। जो समाचार होते हैं वो पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, उल्टे पिरामिड शैली में। पिरामिड शैली में तो लिखे जाते हैं, लेकिन उल्टे पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, उनमें कोई क्लाइमैक्स नहीं होता है, कोई निष्कर्ष नहीं होता है। जो निष्कर्ष होता है उसको सबसे पहले बता दिया जाता है महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। यानी उल्टा पिरामिड शैली है, उसमें समाचार को इंट्रो, फिर बॉडी, ये बॉडी है उसकी बीच बीच में जो आ रही है, और फिर ये समापन हो गया। यानी ये तो हो गया इंट्रो, ये हो गया बॉडी, और ये हो गया उसका समापन। यानी कि समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। ये जो लाइन होती है, जो सर्वप्रथम ऊपर जो मेन हेडलाइन जिसको अपन कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उसे हम इंट्रो लीड, या हिंदी में उसको हम मुखड़ा भी कह सकते हैं। समाचार का मुखड़ा ये है। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। कौन सा वाला, ये वाला। इसे क्या होता है, एक बड़ी हेडिंग लाइन में सबसे पहले यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ, मतलब 2 या 3 पंक्तियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये मुखड़ा। ये 2 या 3 पंक्तियों में इस मुखड़े को बताया जाता है। उसको बताते ही हम कई बार समझ जाते हैं। क्या होता है, जैसे एक मान लो खबर है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में क्या हुआ, सरकार ने उसमें महंगाई भत्ते में उसमें वृद्धि कर दी, तो लिखेंगे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की। बस
2 लाइन में हो गया। लेकिन अब वो वृद्धि कैसे हुई, कौन कौन से महीने से हुई, कैसे कैसे एरियर मिलेगा, कैसे कैसे उनको वो महंगाई भत्ता मिलेगा, कौन से महीने से मिलेगा, वो कौन से में आएगा, वो बोडी वाले भाग में आएगा। कौन से वाले भाग में आएगा? और बोडी वाले भाग में आएगा। और पीछे की जो 2 लाइनें आएगी वो इसमें आ जाएगी समापन में। किस में आ जाएगी? समापन में। और इंट्रो में केवल एक जो मुखड़ा है वो आएगा। तो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। कौन सा? इंट्रो जो हिस्सा होता है वो खबर का अहम हिस्सा होता है। आगे देखो, हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप देखो, समाचार में समापन जैसी चीज़ कोई थोड़ी होती है, कोई क्लाइमैक्स होता नहीं है, कुछ नहीं है। भाई सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है सरकारी कर्मचारियों का, ये इंट्रो हो गया। बॉडी में उसने लिख दिया, क्या लिखा बॉडी में उसने? इतना इतना महंगाई भत्ता बढ़ा और इस महीने से बढ़ेगा और इतना इतना मिलेगा। और इस साल, मतलब जैसे कई बार सरकार ये भी लिख देती है 2005 से नौकरी करने वाले, 2010 से नौकरी करने वालों को इतना इतना मिलेगा। बस मिलेगा और फिर यहाँ खत्म। तो मिलेगा जो शब्द है वो यहाँ करके ख़त्म हो जाता है, यही समापन है। तो मेन इसका क्या होता है? इंट्रो और बॉडी। समापन तो बस जो लास्ट है, ऐसा कोई समापन का कि अंत में हम ये कहना चाहेंगे या निष्कर्ष इसका ये निकलता है, ऐसा कुछ समाचारों में नहीं लिखा जाता है। और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। कैसे? इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। जो भी प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं वो इसमें इंट्रो में या बॉडी में ही आ जाएगी। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिर कुछ लाइनें या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ लेखक ये भी कह रहा है कि समापन जैसी चीज़ तो इसमें कुछ होती ही नहीं है। समापन तो एक बनाया गया है कि जो चीज़ अंत हो जाएगा तो अपने आप समापन हो जाएगा। लेकिन यदि ज़रूरी हो, समय और जगह की यदि कमी हो, यदि अखबार में जगह की कमी हो और जब रेडियो में हम समाचार बोल रहे हैं, ज़्यादा समाचार है, तो समय की कमी को देखते हुए आखिर कुछ लाइनें या पैराग्राफ को जो ज़्यादा काम का नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, उसे हटाया भी जा सकता है और उसी स्थिति में खबरें वहीं समाप्त हो जाती है। कई बार होता है, हम रेडियो में या टीवी पे कुछ खबर देख रहे होते हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन वो क्या होती है, समय की अभाव की वजह से वो क्या होती है, खबर वहीं समाप्त हो जाती है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। देखो, रेडियो समाचार का एक इंट्रो यानी मुखड़ा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। ये क्या है? इंट्रो है। ये इंट्रो है कि क्या है कि ये महत्वपूर्ण जो हेडलाइन है वो है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मृत्यु हो गई और मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। अब इसकी बॉडी क्या होगी? नीचे उसमें लिखा जाएगा कि बस दुर्घटना कैसे हुई। बस जा रही थी, बस फिसल गई, बस का ब्रेक फेल हो गया, या बस खाई में गिर गई, या बस किसी से टकरा गई। ये सारा किस में आएगा? बॉडी में आएगा और अंत में अपने आप समापन उसका हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण देखो, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई। अब महाराष्ट्र राज्य के बारे में इसने बताया है, पूरे महाराष्ट्र के बारे में। अब ये बताएंगे कि महाराष्ट्र में इसकी, ये तो इसका इंट्रो मुखड़ा है, लेकिन अब इसका क्या बताएंगे? अगर इसका बॉडी बताएंगे तो बॉडी में बताएंगे कि महाराष्ट्र में इतनी प्रतिशत बारिश हो गई और सामान्य से अधिक बारिश होने की वजह से जगह जगह ब्लॉकेज और ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से क्या हुआ, जगह जगह पानी भर गया और पानी भरने से बाढ़ आ गई और नदी का पानी उफान पे आ गया, उस नदी का पानी उफान पे आ गया, इस वजह से बाढ़ आ गई। ये सब चीज़ें किस में आएगी? बॉडी में आएगी। और इंट्रो में केवल ये मुख्य जो लाइनें हैं, जो जिनको हम हेडलाइन कहते हैं, वो आती है। रेडियो के लिए समाचार लेखन, कुछ बुनियादी बातें हैं जो हम यहाँ देखेंगे। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अखबार में जब संवाददाता घटना लेके आता है और उसका समाचार बनाता है, तो आपने देखा एक संपादकीय टीम होती है और वो संपादकीय टीम उसको क्या करती है? तैयार करती है कि कहीं उसमें कोई अशुद्धि न रह जाए। अगर उसमें कोई अशुद्धि रह जाती है तो अशुद्धि वैसी की वैसी छपी रह जाती है। व्याकरण संबंधी, वर्तनी संबंधी, भाषा संबंधी किसी भी प्रकार की अशुद्धि उसमें नहीं रहनी चाहिए अखबार में। और यदि अशुद्धि रह जाती है तो मैंने आपको भूल सुधार बताया, अगले अंक में उसको छापना पड़ता है। उसी प्रकार रेडियो में भी क्या किया जाता है, एक संपादकीय टीम होती है, मतलब अलग से जो समाचार संवाददाता लेके आता है उसको अच्छे से बनाया जाता है। ये नहीं कि संवाददाता समाचार ले आया और वाचक उसको पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। देखो किस प्रकार बनाई जाती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। टाइप्ड का मतलब टाइप की हुई होनी चाहिए, हाथ से लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं भी अभी कोई शब्द लिखती हूँ, मान लो क्या लिखा मैंने, है ना, अब मैंने तो क्या ऐसे लिख दिया, कई लोग क्या ऐसे लिखते हैं, है ना,
कई लोग क्या ऐसे लिख देते हैं। अब क्या है, उस जो पढ़ने वाला वाचक होगा उसको ये कहे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो 2-3 बनाए हैं ना मैंने, ये उनको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि हर कोई हर किसी की हैंडराइटिंग समझ नहीं पाता है। इसलिए टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। कंप्यूटराइज जो टाइप होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी टाइप होती है। तो रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसकी साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंच जाता है। देखो बच्चों, ये बहुत सामान्य सी बात है। हम भी आपको पढ़ाते हैं, उससे पहले एक बार हम भी देखते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। नहीं, ये थोड़ी है कि हम आए और आकर के उठ के आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने लगे कि हमको कुछ समझ ही नहीं है, कि हमको यही नहीं पता हमारा क्या टॉपिक है आज पढ़ाने का। हमने देखा और देख करके हम सीधा पढ़ाने लगे। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति भाषण देता है, कई लोग तो बहुत बड़े बड़े वक्ता होते हैं जो अपने आप से देते हैं, लेकिन क्या होता है, कितने ही बड़ा विद्वान हो, पहले वो क्या करता है, अपनी परख करता है। क्या करता है? अपनी परख करता है। अपनी जो चीज़ उसे बोलनी है सबके सामने, यानी लोगों को अच्छा लगे बोलने में, तो उस तरीके की पहले एक बार अपनी प्रैक्टिस करता है। हम भी पढ़ाने से पहले ये देखते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम कहीं कुछ गलत नहीं बता जाएं। तो उसी तरह क्या होता है, जो समाचार वाचक होता है वो क्या करता है, जो उसको टाइप्ड कॉपी मिलती है समाचार की, उसको एक बार, हालांकि समाचार जो वाचक होता है वो बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी लैंग्वेज में बोलता है, मतलब उसकी जो बोलने की शैली होती है जो बहुत अच्छी होती है। आपने देखा है जो लोग रेडियो पे FM पे बोलते हैं वही लोग बोलते हैं, इनका बाकायदा एग्जाम होता है, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है और जो कानों को बहुत कर्णप्रिय लगती है। उसी प्रकार समाचार वाचक या वाचिका जो भी होते हैं वो पहले समाचार को पढ़ते हैं कि हम पढ़ते वक्त कहीं अटक नहीं जाएं या कहीं कोई गलती नहीं कर दें। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरीके की कॉपी तैयार की जानी चाहिए ताकि वो एक बार उसको पहले पढ़ ले। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक या वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है। आप देखते हो कई बार हम टेलीविज़न देखते रहते हैं, एंकर जो कि न्यूज़ पढ़ने वाले होते हैं कई बार बोल जाते हैं गलत। मैं भी कई बार पढ़ाते पढ़ाते आपको अटक जाते हैं। ये तो ह्यूमन बींग्स है, हम सामान्य मानव है, गलती सभी से हो जाती है। लेकिन कोशिश ये की जाती है, 100% कोशिश की जाती है, 99.9% नहीं है कि 100% कोशिश ये की जाती है कि वाचक और वाचिका के अटके नहीं, यानी कि जिस समाचार को वो पढ़ रहे हैं या उस समाचार को गलत नहीं पढ़े। कई बार हम देखते हैं, रेडियो पर भी देखते हैं और टेलीविज़न पर भी देखते हैं, गलत बोल जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है। वो मानव है, वो भी, उनसे भी गलतियां हो जाती है, तो बोलते हैं माफ़ कीजिएगा, ये इस तरह नहीं, ये इस तरह है। तो ये सब बात ना बोलनी पड़े और दर्शकों के सामने ऐसे रूबरू होने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो उससे अच्छा ये है कि जब वो पढ़ने बैठे वाचक और वाचिका तो उनको अटकने या गलत पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। तो क्या होता है कि कॉपी जो होती है, समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ने के दौरान वाचक या वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है और वे भ्रमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं कि अभी तो ये वाचक क्या कह रहा था, अचानक ये क्या कहने लगा। इसलिए वाचक या वाचिका जब भी अपना समाचार बाँचें या समाचार को पढ़ें तो वो बिल्कुल क्या पढ़ें, बिल्कुल साफ और अच्छे तरीके से उसको पढ़ें। आगे देखो, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। अब कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस पे इसको अपन स्पेस देते हैं। आप अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पे टाइप किया होगा, आप अपने मोबाइल पे टाइप करते हो तो स्पेस देते हो, तो इस जो ये कॉपी प्रसारण के लिए तैयार की जाती है उस पर क्या होता है, कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस यानी 3 बार स्पेस देने के बाद में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। मान लो हम यहाँ समाचार लिख रहे हैं और ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, तो हमको इधर भी हाशिया छोड़ेंगे, हम इधर भी हाशिया छोड़ेंगे और इस बीच में हम समाचार लिखेंगे ताकि हमको अच्छे से वाचक या वाचिका इसको अच्छे से पढ़ ले। यानी दोनों तरफ हाशिया छोड़ना चाहिए। हाशिया आप भी छोड़ते हो ना, एप्लीकेशन लिखते हो या कॉपी में काम करते हो, शुरुआती अक्षर जब लिखना शुरू करते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और अगली लाइन हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला हम हाशिया छोड़ते हैं। और जब हम रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं तो उसके लिए दोनों तरफ हम हाशिया छोड़ते हैं, यानी जगह हम छोड़ते हैं। एक लाइन में अधिकतम 12 या 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई भी शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई भी लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। हमने लाइनें लिखी, मान लो हम एक शब्द लिख रहे हैं, पर्याप्त शब्द लिख रहे हैं, हमने लास्ट में उसका लिख दिया पर्या, हाँ, और अगली लाइन में लिख दिया पथ, या डैश लगा दिया और लिख दिया। अब जो वो पढ़ने वाला होगा ना, वो पढ़ते पढ़ते क्या पर्या 1 सेकंड के लिए वो रुक जाएगा, तब नीचे जाके वो पर्याप्त पूरा पढ़ पाएगा, क्योंकि अचानक से यहाँ पहुँचना विद इन सेकंड, बहुत सेकंड्स के भी बहुत कम समय लगता है बच्चों। लेकिन क्या है, जो सुनने वाला होता है वो 1 सेकंड में इस चीज़ को पकड़ लेता है। इसलिए आधे अधूरे शब्द नहीं लिखने चाहिए, इस पर्याप्त को यहीं पूरा
करना चाहिए। यदि ये यहाँ नहीं आ रहा है तो इसको यहीं पूरा करके लिखना चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई भी शब्द विभाजित जैसे इस तरह विभाजित नहीं होना चाहिए और प्रश्न के आखिर में कोई भी लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए, यानी लाइन को पूरा करके और उस पर पूर्ण विराम लगा हुआ होना चाहिए। मैं हिंदी समाचारों की बात कर रही हूँ और अंग्रेजी में समाचार है तो उसमें फुल स्टॉप लगा हुआ होना चाहिए। आगे देखो, प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगत होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है। देखो बच्चों, शब्दों की संख्या की भी यहाँ गणना की जाती है। जब हम कोई बात बोल रहे हैं, मैं अभी आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं कहाँ शब्दों की संख्या गिन रही हूँ? नहीं गिन रही हूँ। मैंने आपको प्रिंट मीडिया में भी बताया था ये बात कि यदि हम कोई घटना का समाचार बना के लिखते हैं तो संपादक हमको बताता है कि हमको ये आपकी जो सूचना है या आपकी जो घटना है इसका समाचार आप 250 शब्द में बनाओ, या घटना बहुत महत्वपूर्ण की है तो आप इसको 500 शब्द में बनाओ। उसी प्रकार जो रेडियो का जो बुलेटिन लिखा जाता है उसकी एक लाइन में कितने शब्द है इस बारे में सुसंगता होने से, मतलब एक लाइन में पूरे शब्द आ जाएं, कोई भी शब्द आधा अधूरा नहीं रहे, बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है। मान लो 250 शब्द संख्या की एक समाचार बनाना है, मतलब समाचार बनाना है तो उसमें हमको इन शब्द संख्याओं के आधार पर कुल कितने समाचार लेने हैं और किस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, एब्रीविएशंस, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। संक्षिप्त अक्षर और एब्रीविएशंस मतलब इस तरीके के संक्षिप्त अक्षर नहीं लेने चाहिए जिनको, और अंक नहीं लेने चाहिए जिनको पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। यानी कि मान लो कोई एक बड़ा शब्द लिख दिया मैंने, अब उस वक्त समाचार वाचक है, हिंदी का समाचार वाचक है, नहीं है बहुत ज़्यादा गणित का ज्ञान, तो वो एक सेकंड के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा भ्रमित हो जाएगा, फिर वो देखेगा कि ये शब्द कितना है, मतलब उसको रुकना पड़ेगा, फिर वो देख के बताएगा 14,852 है, फिर वो अंकों को मतलब एक बार मन में रिपीट करेगा, फिर वो पढ़ेगा। इसलिए अंक नहीं लिखे होने चाहिए। दूसरा, कठिन शब्द बहुत नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त अक्षर नहीं होने चाहिए, एब्रीविएशंस यानी संक्षिप्त अक्षरों को एब्रीविएशंस कहते हैं, और अंक आदि नहीं लिखे जाने चाहिए जिससे कि पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। हमको बिल्कुल एक स्वच्छ और अच्छी जो लैंग्वेज जो होती है, भाषा सरल और शुद्ध जो अच्छी लगे जबान से बोलने में और कानों में सुनने में भी बहुत अच्छी लगे, इस तरीके की भाषा में समाचार लिखा जाना चाहिए। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। आप देखो, अंकों को लिखने के मामले में जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में, ये तो हम 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक को अंकों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन 28,37,550 लिखने के बजाय 28,37,550 लिखा जाना चाहिए। क्या कह रहा है ये? अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक को अंकों में लिखा जाना चाहिए। हम पढ़ सकते हैं 1 से लेकर के और 999 तक के जितने भी शब्द हैं इनको तो हम पढ़ सकते हैं। 87 है, 88 है, कई लोगों को ये नहीं आते, 89 है, कई लोगों को नहीं बोलने आते हैं ये शब्द, 89 है, ये है, ये कितना है, 79 है, क्या है, 79 है, ये 69 है, ये 89 है। तो ये शब्द क्या है बच्चों, कई बार लोगों को जैसे कोई बोलने वाला उसको बोलते बोलते वो अटक सकता है। तो यहाँ तक के शब्दों में, यहाँ तक के अंकों को शब्दों में, जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक को अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये जो शब्द, ये जो अंक है इतना बड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिखने की बजाय इस तरह अंकों में लिखने की बजाय 28,37,550 को हम अचानक जब हम पढ़ते पढ़ते, जब हम वाचक है कोई समाचार पढ़ रहा है और ये अंक आ गए तो उसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वो रुक जाएगा। उसको रुकने की बजाय ये इस तरीके के अंक ना लिखने की बजाय ये लिखें 28,37,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक या वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जितने बड़े अंक हैं या जितना बड़ा नंबर है उसे शब्दों में अंकित किया जाना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं हो। इसी तरह अखबार में प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों से काम चला जाता है। हम अखबार में कोई भी खबर लिख रहे हैं कि रुपए के मुकाबले, रुपए को हम लिख से छोड़ देते, ऐसे रुपए के मुकाबले डॉलर क्या है, हम ये बना देते हैं साइन, है ना, डॉलर की कीमत बढ़ी, डॉलर की कीमत बढ़ी, ये हमने लिख दिया। अब जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ गया कि रुपए और ये साइन है, इससे वो समझ गया ये रुपए का साइन है और ये किसका साइन है, डॉलर का साइन है। लेकिन
जब वाचक या वाचिका पढ़ रहा होता है कोई अखबार में, जब हम उसमें अपना समाचार बुलेटिन पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो अगर हम ऐसे निशान लगा के छोड़ दें तो, और मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहे हो, तो फिर वो क्या करेगा, पढ़ने वाला जो वाचक वाचिका है वो वहीं रुक जाएगा। तो इन संकेतों से अखबारों में तो काम चल सकता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है, यानी मना है। यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए, यहाँ प्रतिशत लिखा जाना चाहिए, और ये डॉलर का साइन है तो यहाँ डॉलर लिखा जाना चाहिए, ताकि वो फ्रिक्वेंटली बोल सके, यानी स्पष्ट रूप से और लगातार बोलता चला जाए। जहाँ भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। हम देखते हैं कोई भी संख्या होगी 1.7 होगी तो हम इसको क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, इसके पूर्णांक में कर देते हैं ना। लेकिन इसी तरह 28,37,505 रुपये को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना और श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है। 28,37,550 को हम क्या बता देंगे कि भैया 28 लाख रुपए, इसको राउंड फिगर में, जिसको हम कहते हैं राउंड फिगर में लिख सकते हैं। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। किस में लिखना चाहिए, नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। जैसे 28,37,550 जो लिखे हैं, इसको नज़दीकी पूर्णांक इसका क्या है, 37,000 है। आप सबको गणित का ज्ञान तो होगा ही। 28 लाख के बाद 37,000 है, यानी 50 से कम है, तो इसको हम पूर्णांक इसका 28 लाख लिखेंगे। और 28,57,550 होता तो हम इसको 29 लाख में लिख देते। इसी प्रकार यहाँ लेखक कहना चाहता है यदि 1.7 है तो आप इसको क्या बोलेंगे, 8 ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए, जैसे सचिन तेंदुलकर ने 98 रन बनाए तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं ना। अगर उसने 98 रन बनाए तो हम 98 ही लिखेंगे, इसको हम पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नज़दीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। मुद्रास्फीति के जो शेयर्स मार्केट में जितने भी आंकड़े आते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में जो ये आंकड़े चलते हैं शेयर मार्केट में, उसके जो आंकड़े होते हैं उन्हें भी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। जैसे 98 रन बनाए हैं तो हम 98 ही लिखेंगे, है ना। 98.9, 98.10 या 100 नहीं लिख सकते, मतलब हम 98 बढ़ता नंबर है तो हम इसको 100 कर दें, ऐसे हम नहीं करेंगे। जो चीज़ एग्जैक्ट है उसको एग्जैक्ट ही लिखेंगे, लेकिन दशमलव की कोई चीज़ होती है तो हम उसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़ों को भी नज़दीकी पूर्णांक में नहीं लिखते हैं, बल्कि उनका जो भी दशमलव में नंबर आया उनका उसी दशमलव में हम उनको लिखते हैं। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेडियो के जो समाचार होते हैं उसमें बोलते वक्त आंकड़ों का या अंकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुनने वाला श्रोता होता है वो क्या थोड़ा सा इससे भ्रमित हो जाता है, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। आंकड़े तुलनात्मक हो तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। आंकड़े कैसे होने चाहिए, तुलनात्मक। एक आंकड़ा यदि हम बताएंगे तो श्रोता उसको भूल भी सकता है, लेकिन तुलनात्मक हो तो वो चीज़ उसको अच्छे से ध्यान रह सकती है। जैसे इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है। इसकी तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है, ज़्यादा संप्रेषणीय है। यानी हम इस तरीके से तुलनात्मक रूप से बता सकते हैं। कैसे, जैसे हमने गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष का बताया, फिर इस वर्ष का बताया, इतना था और अब इतना बढ़ गया, तो इससे तुलनात्मक रूप से लोगों को, जो सुनने वाले हैं उनको याद रह सकता है। और की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बताया, उससे बढ़कर 86 लाख टन तक पहुंच गया, ये ज़्यादा संप्रेषणीय है। यानी इस तरीके की न्यूज़ यदि हम बताते हैं तो श्रोता है जो उसको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1985 ना कि 15 अगस्त 1985। यदि कोई वाचक पढ़ रहा है और उसमें लिख दिया 3/11/2022, ये लिख दी, है ना संख्या, अब वो पढ़ते पढ़ते क्या करेगा, वो इसको मान लो ये भी बोल सकता है 3 नवंबर 2022, ये भी बोल सकता है, या इसको कुछ मतलब उसको 11 अगर उसको ध्यान में नहीं रहा कि नवंबर का महीना है कि दिसंबर का महीना है या अगस्त का महीना है तो गड़बड़ हो सकती है इसमें। इसलिए इस तरीके तारीख नहीं लिखी जानी चाहिए। जैसे इसमें लिखी गई है 15 अगस्त 1985, इस तरह लिखना चाहिए 15 अगस्त 1985, ना कि ये लिखना चाहिए कि अगस्त 15 1985। यानी जहाँ तक है अंकों में नहीं लिखना चाहिए। समाचार वाचक यदि हिंदी का है तो उसे पूरी चीज़ हिंदी में ही लिखनी चाहिए, और इंग्लिश में है तो इसको इंग्लिश में ही, इंग्लिश के जो वर्ड है वर्ड में लिखना चाहिए। हेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग, यानी हेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। किसमें, रेडियो
की जो बुलेटिन होती है उसमें। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचारों से ही गुथी हुई होती है। उसमें डेडलाइन होती है, अखबारों के समाचार में बस यहाँ तक का तुम्हारा 250 शब्द का जो समाचार है उसमें जो तुम लिख के लाओगे और फिर उसकी डेडलाइन आ जाती है। लेकिन रेडियो में अखबार की तरह डेडलाइन अलग से नहीं होती बल्कि समाचार के साथ में ही गुथी हुई होती है। हम इसकी चर्चा पिरामिड के रूप में पहले ही कर चुके हैं। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। समय संदर्भ का मसला बहुत महत्वपूर्ण है। 10 समाचार है और हमारे पास 20 मिनट है और उसमें 5 समाचार हमारे बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको डिटेल में बताने हैं, तो बाकी के 4 समाचारों को हम थोड़ा छोटा करेंगे। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छपकर आता है। मैंने आपको बताया अखबार 24 घंटे में छपता था पहले, लेकिन आजकल सुबह और शाम दोनों टाइम छपता है। जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज ही होता है। मतलब रात 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे से लेकर के और अगली रात का जो 12 बजेगा, मतलब जो नेक्स्ट नाइट आएगी उसका जो 12 बजेगा तब तक आज रहेगा। क्या रहेगा? आज रहेगा। और 12 बज के जैसे ही 1 सेकंड भी हुआ तो नया आज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नया आज जो आ जाएगा, टुडे आ जाएगा। रात को 12 बजे से हम शुरू हुए, तो रात का 12 बजे का जो बुलेटिन आएगा वो आज से शुरू हो जाएगा। किससे? और 11:59 पे जो कोई खबर हुई होगी और हम 12 बजे यदि उसको प्रसारित कर रहे हैं तो हम उसको कल के रूप में बोलेंगे कि कल रात्रि में या कल सुबह जो भी है वो हम बोलेंगे। इसलिए श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज ही रहता है। क्या रहता है? आज ही रहता है। रात 12 बजे से दूसरी रात के 11:59 तक। कितना? 11 बज के ये मिनट जो 59 है, 59 मिनट से यहाँ तक का। इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जो बोलने वाले समाचार होते हैं उनमें ये सब चीज़ें क्या की जाती है? इंक्लूड की जाती है, यानी कि बोली जाती है। इस तरह आज सुबह, आज दोपहर में ये हुआ, आज शाम को ये हुआ, आज तड़के ये हुआ। तड़के का मतलब 12 बजे के बाद में जो सुबह 5 या 6 बजे तक का, जो 4 बजे तक का, 5-6 बजे तक का जो टाइम होता है उसको तड़के कहते हैं, यानी कि सूरज निकलने से जस्ट पहले का जो समय होता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का भी प्रयोग किया जाता है। जो काम कल हो चुका है, रात 12 बजे से पहले हो चुका है, उसके लिए कल होगा या कल हुआ, कल होगा, यानी कि अगली रात जो 12 बजे के बाद में जो समय आएगा, यानी 24 घंटे के समय के बाद में जो होगा वो कल हो जाएगा। उसमें होगा या हुई, ये इनका प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि तारीखों का इस्तेमाल ना करके इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। आज 14 तारीख है और मैं खबर सुना रही हूँ मान लो 10 तारीख की, और आज 14 तारीख को बुधवार है और 10 तारीख को क्या वार था, यानी कि रविवार था, सोमवार था, जो भी था, तो मैं कहूँगी पिछला बुधवार, पिछला सोमवार या पिछला रविवार, ना कि मैं 10 तारीख बताऊँगी कि पिछली 10 तारीख को ये हुआ था। अब कौन सी तारीख तो एक बार ही आएगी, पिछली 10 तारीख तो पिछले महीने की हो जाएगी। तारीखें तो एक बार आती है 30 दिन में, है ना, लेकिन वार क्या है, 4 बार आ जाते हैं। तो ये बताना पड़ेगा कि पिछले बुधवार या पिछले शुक्रवार को ये घटना इस तरह घटी। तो आपको समझ में आ गया है, समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का प्रयोग किया जाता है। या बैठक कल होगी या बैठक कल हुई, इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप देखो, संक्षिप्त अक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जो संक्षिप्त अक्षर लिखते हैं हम, जो छोटा छोटा करके लिखते हैं, मतलब किसी भी बड़े नाम को हम, जब से WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिख देते हैं WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर, और इसका नाम क्या है हिंदी में? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसको ये कह रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को संक्षिप्त बनाते हैं तो उसमें हमको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से सबसे पहले तो बचा जाए, पूरा नाम बोला जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये पूरा नाम बोला जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बारे में ये रिपोर्ट दी है, ना कि WHO बोला जाए। पहले तो इससे बचा जाए, और अगर हमको, हमारे पास समय कम है या जगह कम है, तो हमको ये लिख भी सकते हैं। तो अगर ज़रूरी भी हो तो समाचार के शुरू में ही पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया जाए। यानी मान लो WHO शब्द समाचार में कई बार आ रहा है, तो शुरुआत में हम बोल देंगे इसको कि स्वास्थ्य
वो क्या, हम इसको इस तरह बोल देंगे जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और बाद में जब इसका नाम आता है तो फिर हम इसको WHO बोल सकते हैं। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वे कितना लोकप्रिय है, यानी शब्द कितना लोकप्रिय है। WHO बहुत लोकप्रिय है, लेकिन मैं कोई और शब्द लिख दूं जैसे HHI ये लिख दूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, ये लोग समझेंगे नहीं। अगर हमने इसको एक बार बोल दिया और कोई, जैसे मैंने इसको शुरुआत में बोल दिया, बोलने के बाद में 1 मिनट या 2 मिनट का मेरा वो समाचार है और उसी बीच में कोई नया श्रोता आ गया तो उसको ये HHI समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो एक बार शुरुआत में बोला गया, बाद में वो HHI शब्द को यूज कर रहा है। तो संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि अक्षर कितना लोकप्रिय है, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का भी इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। मतलब ये जो शब्द है ना, WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक, इनका इस्तेमाल सीधे किया जा सकता है बिना इनका, मतलब जैसे मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बताया, भाई शुरुआत में बड़ा बताओ, इनको हम शुरुआत में नहीं बड़ा बताएं तो क्योंकि सबको पता है इन चीज़ों के जो पूर्ण रूप हैं, इनको जो अगर हम डिफाइन करके लिखे तो सबको पता है। तो इसलिए जो चीज़ हमारे लोकप्रिय है उनको तो हम सीधा बोल सकते हैं, WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इत्यादि। अब अगला आता है हमारा टेलीविज़न। ये हमने रेडियो के सारे वो देख लिए कि समाचार किस तरह लिखे जाते हैं, रेडियो किस तरह हमारे काम आता है, वाचक को समाचार किस तरह लिख के देने चाहिए, और अंकों को नहीं लिखना चाहिए, अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए, तारीख को किस तरह लिखना चाहिए, ये सब चीज़ हमने देखी। अगला बुधवार, अगला शुक्रवार बोलना चाहिए, ना कि पिछली 10 तारीख बोलनी चाहिए। अगला साल, पिछला साल, इस तरह बताना चाहिए। 2 साल पहले सन 2021 में या सन 2020 में, इस तरह पूरा समाचार बोल करके बताना चाहिए ताकि श्रोता को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम टेलीविज़न में देखते हैं, जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है समाचार आया और वाचक पढ़ने लग गया, टेलीविज़न में भी ऐसा नहीं होता। टेलीविज़न के लिए भी समाचार पहले लिखे जाते हैं, तो यह साफ है इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। रेडियो में तो क्या है, वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन टेलीविज़न में क्या है, जो दृश्य चल रहा है, यहाँ जो सीन चल रहा है, उस सीन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाता है, उस सीन के अनुसार ही क्या लिखा जाएगा, समाचार लिखा जाएगा। क्योंकि इसमें दृश्यों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है। दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है, टेलीविज़न है। और इसके लिए समाचार या आलेख, स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर लिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। यानी आपके शब्द ऐसे होने चाहिए उन शब्दों का जो दृश्य चल रहा है उससे मेल बैठ रहा हो। क्या हो, उन दृश्य से, यानी जो वीडियो या जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं, उस पिक्चर का जो सीन चल रहा है, जो दृश्य चल रहा है, उससे हमारे शब्द जो समाचार के हैं वो मेल खा रहे हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। अभी तक हमने प्रिंट मीडिया देखा कि हमको समाचार किस तरह लिखना चाहिए, है ना, और फिर हमने रेडियो का देखा उल्टा पिरामिड की तरह, मतलब किस तरह समाचार रेडियो में बोले जाते हैं, ये हमने देखे। लेकिन जो दृश्य और श्रव्य माध्यम टेलीविज़न है, इसका जो लेखन है इन दोनों माध्यम से बिल्कुल ही अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टेलीविज़न, दृश्य और श्रव्य माध्यम टेलीविज़न है और इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। और इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं जो कि हमारे जो दृश्य हम दिखा रहे हैं उस दृश्य से मेल खाते हुए हों। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि टेलीविज़न के लिए जो भी खबर लिखी जाएगी, जो भी समाचार लिखा जाएगा, उसकी बुनियादी जो शर्त है, उसका जो आधार है वो दृश्य के साथ लेखन है। यानी दिखाई जो दे रहा है उसी के साथ की लेखन कला हमारी होनी चाहिए। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जानी है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। मान लें दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है तो क्या हम पहले अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग कर लेंगे कि आग बुझाने के लिए अग्निशमक आए और उन्होंने आग बुझा दी? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जिस इमारत में आग लगी है उसके बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर अखबार की न्यूज़ होगी तो हम लिख देंगे दिल्ली में उस इमारत में फला फला जगह पे आग लगी और इस तरीके का नुकसान हुआ। रेडियो में होगा तो हम रेडियो में बोल के बताएंगे आज सुबह या आज शाम को दिल्ली की एक इमारत में इस प्रकार आग लग गई और उसमें इस प्रकार जनहानि हो गई। अगर ये दृश्य और श्रव्य हुआ, अगर ये टेलीविज़न पर इस न्यूज़ को दिखाया जाएगा तो वो देखो हम कैसे लिखेंगे।
अखबारों में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस प्रकार बन सकता है। अब पहले हम अखबार का देखेंगे कि दिल्ली के राजपथ नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हुए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ये तो है अखबार की खबर। किसकी खबर है? अखबार की। अब आप आगे देखो, लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। अब देखो, टेलीविजन पर कई बार क्या होता है, टेलीविजन पर पिक्चर नहीं होती है, जैसे कोई संसद का हो, कोई सरकार का कार्यक्रम हो, तो उसमें कई बार क्या होता है, जो उनके मतलब गोपनीय कार्यक्रम होते हैं सरकार के, लेकिन वो न्यूज़ के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन उनकी पिक्चरें नहीं आती है, तो वहाँ एंकर केवल बोल के बता देता है। तो लेकिन यहाँ टेलीविजन पर खबर 2 तरह से अब पेश की जाती है, जो हम देखेंगे। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। एक कोई खबर है, उस खबर को समाचार बनाया है, उस एंकर उसको पढ़ रहा है, तो शुरुआत में जब उसको पढ़ेगा तो शुरू में पिक्चर नहीं दिखाएंगे। शुरुआत में एंकर को दिखाएंगे जो कि पढ़ रहा है, जो वाचक है उसकी पिक्चर दिखाएंगे, वो जो कि पढ़ रहा है, यानी बगैर दृश्य के, बिना कोई सीन के न्यूज़ रीडर या एंकर जो पढ़ता है वो हम उसको सबसे पहले टेलीविज़न पर दिखाएंगे। अब इसका दूसरा हिस्सा वह होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। शुरुआत में एंकर का पिक्चर दिखाएगा, एंकर बोलेगा दिल्ली की एक इमारत में आग लगी। अब दूसरा जो दृश्य आएगा, वो जो आग लगने वाला दृश्य है वो दिखाया जाएगा और एंकर पीछे से, पर्दे के पीछे से बोलता रहेगा। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसकी भी कई तकनीकी पहलू है, यानी टेलीविज़न में जो खबर है जो किस तरह प्रस्तुत की जाती है उसके कई तकनीकी पहलू। आजकल तो बच्चों आप देखते हो बहुत सारे जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें किस किस तरीके की खबर दिखाते हैं, पहले से मतलब उसको पूरा कंप्यूटराइज करके बता देते हैं, जहाँ कोई खबर का वीडियो नहीं होता है, या कहीं कैमरे फिट नहीं होते हैं, और कोई ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो उसको कंप्यूटराइज करके हमको दिखा दिया जाता है कि इतनी दूरी से ये इस तरह से झगड़ा हुआ। मान लो कहीं आतंकवादी कहीं आक्रमण कर रहे हैं, उस वक्त नहीं पता होता है किस तरह उन्होंने आक्रमण किया, तो वो कंप्यूटराइज बना करके टेलीविज़न पर उस दृश्य को हमको दिखा सकते हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। यानी दिल्ली में इमारत पर आग लगी, उसमें इमारत में आग लगी, उसमें हमने अखबार में तो न्यूज़ देख ली कैसी आएगी, लेकिन टीवी पर किस तरह आएगी। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। अखबार में जो इंट्रो आया, मुख्य हेडलाइन जो हमने पहले पढ़ी थी, उसको देखो टीवी में एंकर एक सूचना के तौर पर किस प्रकार पढ़ेगा वो हम देखेंगे। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास है तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। आग लगने का दृश्य हमारे पास है, पहले तो हम उसका मुख्य पढ़ेंगे जैसे अखबार में था, लेकिन जैसे हमने उसका मुख्य हेडलाइन पढ़ दी और पढ़ने के बाद में जो सीन है उसको हम दिखाएंगे। देखो, आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। जो लपटें निकलती हुई दिखाएंगे, हमारे पास दृश्य है उसको दिखाएंगे। पहले हम बोल देंगे कि इस तरह इमारत में, एंकर बोल जाएगा कि दिल्ली की एक इमारत में इस तरह आग लगी, उसमें 4 जने घायल हुए, जो कुछ भी हुआ पूरे। उसके बाद में अगला दृश्य दिखाएंगे जब एंकर पर्दे के पीछे से बोल रहा है और दृश्य चल रहा है कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। निश्चय ही इस खबर की सबसे बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। दृश्य के साथ, यानी जो सीन चल रहा है उसी के साथ हमारे शब्द चलेंगे। जैसे हमने ये सीन था, आग की लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, उससे पहले एंकर ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि दिल्ली की एक इमारत में आग लगी, उसमें इतनी महिलाएं और इतनी बच्चे मतलब जल गए, या जो कुछ भी जनहानि हुई। फिर उसके बाद में वो एंकर की फ़ोटो नहीं आएगी, अब उस सीन की फ़ोटो आएगी जो इमारत में आग लगी हुई है, उसको दिखाएंगे। और फिर एंकर पर बोलता रहेगा पीछे से कि आग की ये लपटें, जो लपटें निकल रही हैं, जो दिख रही हैं, ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, और फिर उसके बाद तेज़ी से फैलती हुई आग भी दिखाएंगे कि तेज़ी से फिर ये फैल गई। तो इस तरह क्या एंकर ने जो शब्द बोले वो हमारे दृश्य से क्या हुआ, मेल खाते हुए। तो निश्चय इस खबर की सबसे बेहतर शुरुआत यही हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ हर शब्द का बंधा होना क्या है, बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। किसमें? टेलीविज़न में। किसमें लागू होगी? टेलीविज़न में। तो देखो बच्चों, हम टेलीविज़न की जो खबरें हैं उनको किस प्रकार देख रहे हैं कि अखबार से वो अलग है, इसके अलावा रेडियो से भी अलग है, लेकिन टेलीविज़न की जो खबरें हैं वो दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। दरअसल टेलीविज़न के लिए लेखन कई तरीके से होता है। चूँकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें।
देखो बच्चों, जब टेलीविज़न शुरू हुआ था उस वक्त जो घटनाएं होती थी वो लाइव कुछ नहीं होता था, और क्या होता था, रिकॉर्ड कर करके जैसे कैमरे से रिकॉर्ड किया वो दिखा देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम जो हमारा तकनीकी विकास हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं, तो टेलीविज़न पर क्या है, अब लेखन कई तरीके से होने लग गया है। मतलब किस तरीके का दृश्य है उस तरीके का ही लेखन कार्य होता है, क्योंकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीक़ों में लगातार बदलाव आ रहा है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो कश्मीर में आतंकवादियों ने किन पर हमला किया, पब्लिक के ऊपर या किसी के ऊपर हमला कर दिया। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, हमारे पास इसका कोई दृश्य तो है ही नहीं जो हम दिखा दें। तो क्या करते हैं टेलीविज़न वाले, क्या करते हैं, एक सीन दिखाते हैं, उसमें एक कंप्यूटराइज सीन होता है, कंप्यूटर से बनाते हैं कि आतंकवादी इतनी दूरी से इन जो लोग भीड़ जा रही है, जो भी जा रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके से उन्होंने हमला किया, बना के दिखा देते हैं ना। मान लो और कहीं का कोई वीडियो आ भी जाता है तो वो वीडियो अगर नहीं दिखाना होता है, पब्लिक के सामने नहीं लाना होता है कि पब्लिक में दहशत फैलेगी या दंगा फसाद हो जाएगा, तो उसको भी कंप्यूटराइज करके वो टेलीविज़न पर दिखा सकते हैं। तो खबरें पेश करने के तरीक़ों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसको लिखने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। तो जैसे मान लो कोई चीज़ लाइव है, इमारत में आग लगी, उसको देख लो, बता दिया उन्होंने शाम 4 बजे इस तरह आग लगी। लेकिन मान लो कोई चीज़ लाइव नहीं है या उनके पास वीडियो नहीं है, उसको कंप्यूटराइज दिखाएंगे तो वो क्या बोलेगा वाचक। चलिए हम आपको अपनी तकनीकी विकास के द्वारा, हम अपने इस वाले मतलब जो तकनीकी इंजीनियर है इनके माध्यम से बनाई गई इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं कि ये घटना किस तरह घटी। तो इसलिए इसे लिखने के तरीके भी आजकल लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें। यानी कि टीवी पर जो खबरें आ रही है, जो तकनीकी विकास की वजह से जो बढ़ती जा रही है, उसका ढांचा या फॉर्मेट हमको समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम समझ पाएंगे कि जो टीवी पर जो खबरें ऐसी आ रही है, जो दृश्य और श्रव्य दोनों मिलकर के जो जनता तक पहुंच रहे हैं, वो किस प्रकार पहुंच रहे हैं, उसके लिए हमें ढांचे या फॉर्मेट को समझना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, हम इस टेलीविज़न का ढांचा या फॉर्मेट अगली कक्षा में समझेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।